नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2023 में जो सवाल पूछा गया था उसको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में सवाल कैसा और किस लेवल का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। हालांकि इस वीडियो में मैं केवल आपको हिंदी सेक्शन का डिस्कशन बताने वाला हूं, बाकी अगले वीडियो में इसका जो 3 पार्ट बच जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एक आपका बच जाएगा इंग्लिश, उसका डिस्कशन जो है वो करूंगा। ठीक है, एंड 2019 का सभी पीवाईक्यू, 2022 का सभी पीवाईक्यू चैनल में अपलोड है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हिंदी का पोर्शन देखते हैं कि कैसा सवाल पूछा गया था। हालांकि अगर आप एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता होगा कि हिंदी से आपका 15 सवाल 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो सवाल पूछा गया था वो है आपका कि बराह प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य कितने भेद हैं। तो बराह प्रयत्न के अनुसार वर्णों के जो है वो 2 भेद माने जाते हैं। आपने नाम सुना होगा घोष, जिसको हम लोग सघोष भी कहते हैं, और दूसरा होता है अघोष। ठीक है, तो ये आपका बराह प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। घोष वर्ण क्या होता है कि वैसा वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उसको हम लोग घोष या भी सघोष कहते हैं। एंड जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसको हम लोग अघोष कहते हैं। ये आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर यहाँ से 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखिए घोष वर्ण में आपका प्रत्येक जो वर्ग है उसका तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो अक्षर आते हैं वे सब आते हैं। जैसे आप क ख देखते हैं, क ख ग घ अंगा, तो यहाँ पे जो तीसरा है, तीसरा चौथा पांचवा, ये सब आपका घोष में आ जाता है। पहला दूसरा जो है आपका अघोष में आ जाता है। ठीक है, एंड ऐसे ही आपका नीचे भी चलता रहेगा कि च छ आपका आ जाएगा अघोष में और बाकी जो 3 बच जाएगा वो आ जाएगा सघोष में। उसके अलावा अगर बात करें ट ठ ये सब आ जाएगा अघोष में और लास्ट का जो 3 आ जाता है वो आपका आ जाता है सघोष में। ठीक है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको जब इसका क्लास लूंगा तो डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आप याद रखिए कि बराह प्रयत्न के अनुसार 2 वर्णों को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, सघोष और अघोष। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ये सभी को पता होगा कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मैं हो गया, तू हो गया, आप, इसके अलावा यह हो गया, वह हो गया, जो, सो, कोई, कुछ, उसके बाद कौन और क्या। तो इस तरह जो है आपका 11 जो है वो सर्वनाम होते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। अगला है विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। तो विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था। देखिए इस सवाल को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि विशेषण किसको कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, एंड जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि राम अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा जो शब्द है वो आपका विशेषण है। बहुत बेसिक सा बात है, अच्छा जो है वो आपका राम की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, यानी कि राम यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। तो 2 प्रकार से होता है। एक है आपका विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, और दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण। ठीक है, विधेय विशेषण। तो ये 2 प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है आपका क ख च छ ट ठ, ये सब आप ध्यान से अगर देखिएगा तो प्रत्येक वर्ग का आपका पहला और दूसरा यहाँ पे अक्षर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट ठ त थ प फ, तो केवल पहला और दूसरा। और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि पहला और दूसरा आपको जो है वो अघोष में देखने को मिलता है, तो अघोष यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 5वां सवाल है आपका कि मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर डैश स्वर कहलाते हैं।
तो मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर जो है आपका संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भाग होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर आपका स्वतंत्र होता है, लेकिन जो संधि स्वर होता है वो आपका मूल स्वर की सहायता से बनता है। ठीक है, अगला है आपका, यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध डैश ध्वनि निकलती है। तो यदि मुंह से पूरा श्वास निकाल दिया जाए तो आपका जो ध्वनि होगा वो आपका निर्नुनासिक होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर जो वर्ण होते हैं उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है निर्नुनासिक, जिसको हम लोग मौखिक स्वर भी कहते हैं, एंड दूसरा होता है आपका अनुनासिक। ठीक है, जिसको हम लोग सानुनासिक भी कहते हैं। निर्नुनासिक में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलेगी, केवल मुंह से बाहर निकलेगी, ठीक है, वो आपका हो जाएगा निर्नुनासिक। एंड अनुनासिक में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलेगी और इसके उच्चारण में केवल और केवल जो है हवा मुंह से बाहर निकलेगी। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, हिंदी भाषा में व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं है। डैश भाषा की अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हिंदी में अकरांत पुल्लिंग हो जाती है। तो देखिए, आपको पुल्लिंग का तो मतलब पता है कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। अकरांत का मतलब ये होता है कि जिस शब्द के अंत जो है वो आ से हो, जिस शब्द का अंत आ से हो उसको अकरांत कहते हैं। जैसे कि बालक, बालक का अंत जो है वो आपका आ से हो रहा है, यानी कि क में आपका छिपा हुआ है क हलंत प्लस आ, तो आ से हो रहा है, तो ये आपका अकरांत है। एंड ये आपका पुल्लिंग भी है, तो ये आपका एक अकरांत पुल्लिंग शब्द हो गया। तो यहाँ पे हिंदी में जो है वो देखा जाता है कि व्यंजनात्मक जो संज्ञाएं होती है वो सब नहीं होती है, तो ये आपका संस्कृत से उठाया जाता है। ठीक है, या फिर अन्य भाषाओं से जो है वो ज़्यादातर उठा देखने को यहाँ पे जो है वो मिलता है। तो संस्कृत भाषा की अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं जो है वो हिंदी में आकर अकरांत पुल्लिंग हो जाती है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, का के की विभक्तियां डैश कारक के अंतर्गत आते हैं। तो आपने 7वीं 8वीं क्लास में अध्ययन किया होगा कारक की विभक्ति चिन्ह। ठीक है, कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और समूहधन है अरे। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो यहाँ पे जो का के की विभक्ति चिन्ह है वो आपका संबंध कारक के अंतर्गत जो है वो देखने को मिलता है। अगला सवाल है आपका, डैश वाच्य क्रिया बहुधा असक्तता के अर्थ में आती है, जैसे वहां कैसे बैठा जाएगा और लड़के से नहीं चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, क्रिया को यहाँ पे जो है वो प्रधान माना गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वाच्य को 3 भागों में बांटा जाता है, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता देखने को मिलती है, लेकिन भाववाच्य में आपका भाव की प्रधानता या फिर क्रिया की प्रधानता देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे भी लिख के दिया हुआ है कि क्रिया की यहाँ पे जो प्रधानता देखने को मिलेगी, तो आपका भाववाच्य सही हो जाएगा। जिससे कि होता है कि मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, तो चला नहीं जाता, बैठा जाएगा, तो यहाँ पे क्रिया की प्रधानता देखने को मिल रही है, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला है विसर्ग डैश वर्ण है। तो विसर्ग आपका कंठे वर्ण है, यानी कि इसका उच्चारण कंठ से होता है। नेक्स्ट है आपका, शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो धक्का लगता है उसे कहते हैं स्वराघात। उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वराघात। इसी का दूसरा नाम होता है बलाघात। ठीक है, या कहेंगे आघात। कुछ शब्दों के उच्चारण में क्या होता है, जोर लगता है, जैसे कि आप कह सकते हैं निशुल्क। तो यहाँ पे नी पे जो है वो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा धक्का लग रहा है। ठीक है, जोर लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो स्वराघात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शब्द के अर्थ में हेरफेर करने के लिए उस शब्द के रूप में जो हेरफेर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग रूपांतर कहते हैं। ठीक है, रूपांतर उसको जो है वो कहा जाएगा। अगला सवाल है आपका कि मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम डैश विशेषण के 2 भेद हैं। तो देखिए, अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो विशेषण को 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक होता है सार्वनामिक विशेषण, एक होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक। ठीक है, एंड आगे चलकर इसी सार्वनामिक विशेषण को जो है
एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण में बांटा जाता है और दूसरा होता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण डैश से बनते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि सार्वनामिक विशेषण जो होता है वो सर्वनामों से बनता है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है आपका, जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे डैश अव्यय कहते हैं। देखिए, अगर सवाल को अच्छे से पढ़ा जाए तो इसका जवाब जो है आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। संबंध बताने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संबंध सूचक। ठीक है, संबंध सूचक जो है आपका सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि सवाल का जो लेवल है वो कैसा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे टफ सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं, औसत स्तर पे सवाल देखने को मिलता है, एंड कहा जाए तो आसान सवाल ही देखने को जो है वो मिलता है। एक बार आप पहले जो पढ़े होंगे 10th तक भी आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा, उसको एक बार रिवीजन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो है वो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले वर्षों के प्रश्न पत्र को मैंने जो है वो हल कर दिया है, उसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, एंड उसका वीडियो जो है आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है झारखंड बीएड एंट्रेंस PYQ के नाम से, वहाँ पे सेव होगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जल्द से जल्द मैं आपको जो है वो बाकी जो सेक्शन बच गए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, उसका भी PYQ का डिटेल सॉल्यूशन जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।